वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन वर्ब्स का डिवीजन और उसका यूसेज। तो कल का उम्मीद है आप लोगों को मॉडल्स का यूसेज समझ में आया होगा, लेकिन एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मॉडल्स में हम लोगों को जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम एरिया है, जहाँ जहाँ ध्यान देना है, वो जैसे फॉर एग्जांपल जो सपोजिशन वाला यूसेज है उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं रहता है, पर्टिकुलरली बिगिनर्स का। तो आप सपोजिशनल वाले जो सेंटेंसेस हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि शुड, माइट, कभी कभी कुड भी यूज जो करते हैं हम हमारे एप्रीहेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कर लेते हैं। और जो 12th वगैरह में बिहार बोर्ड से इंग्लिश पढ़े हुए होंगे उसमें एक पोएम है विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू का, उसमें इस तरीके के यूसेज हैं फर्स्ट स्टेंजा में ही। अगर आप इफ यू गो थ्रू दैट पोएम यू विल रियलाइज दैट 11th में, सॉरी 12th में नहीं, 11th में विलेज सॉन्ग है, उस पोएम में उस तरीके का यूज है। तो लिटरेचर को भी आप साथ में अगर पढ़ना होता है तो एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप होती है और जो प्रॉपर यूसेज है उसका एप्लीकेशन आप सीख पाते हैं। तो इसलिए हमेशा बैलेंस्ड वे में स्टडी करिए। इसके अलावा कुड और वाज एबल टू मैंने कहा था कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो वैसा बहुत क्लोज जो ऑप्शंस होंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे क्लोज टेस्ट वगैरह में दे देता है या फीडर्स में भी कई बार दे देता है, तो ऑप्शंस में चुनना चाहिए कि जब आपका कोई अटेनमेंट ऑफ समथिंग इन ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर टाइम आप करते हैं तो उसके लिए वाज एबल टू का यूज होना चाहिए। निगेटिव में कुड और वाज एबल टू में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा जो वर्ड्स ऑफ परसेप्शन है उसमें कैन और कुड का ही यूज होना चाहिए, बी एबल टू का यूज वहां पे उचित नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि अब सारा पिछला लेसन आपको याद आ रहा होगा। तो अब शुरुआत करते हैं। आज क्लास में हम लोग मेन वर्ब्स का क्या क्या डिवीजन होता है। तो मेन वर्ब्स में प्राइमरीली तो जब हम मेन वर्ब्स देखते हैं तो इसमें हमें मिलता है ट्रांजिटिव एंड intransitive. Transitive and intransitive. ये verbs can be divided at different levels. यहाँ पे हम लोग at the level of transitivity इसको डिवाइड कर क्लासिफाई कर रहे हैं। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है टू कैरी फॉरवर्ड। तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है। एक्शन जो डिस्क्राइब करता है उस एक्शन का प्रभाव क्या पड़ रहा है ये खुद नहीं बता पाता, तो आगे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है इसमें। मतलब ये बिना ऑब्जेक्ट के अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा। और इंट्रांजिटिव में वर्ब इटसेल्फ इज एबल टू गिव द कंप्लीट इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सीधा सा कंसेप्ट ये है। लेकिन इस रूप में हम बांटते हैं, बुक्स में भी ऐसे ही देता है। बट इज इट पॉसिबल टू क्लासिफाई वर्ब्स स्ट्रिक्टली इनटू दीज टू पार्ट्स? सारे वर्ब्स सिर्फ दो पार्ट में हम डिवाइड करके काम चला सकते हैं? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स कैन बी यूज्ड ईदर ट्रांजिटिवली और intransitively according to your requirement। बहुत सारे वर्ब्स हैं, अधिकांश वर्ब्स ऐसे हैं जिसको कि हम जरूरत के हिसाब से ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं रन का। रन, ही रन्स फास्ट। यहां पे फास्ट एडवर्ब है, ये वर्ब है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। इस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऑब्वियसली इंट्रांजिटिव इसका यूज हुआ। लेकिन ही रन्स अ बिग बिजनेस, तो यहां पे बिग बिजनेस जो है, बिग एडजेक्टिव और बिजनेस नाउन ए आर्टिकल, ये एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पे ये
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्वियसली जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रीड, राइट, प्ले, ईट, ये सारे वर्ब्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं दैट कैन बी यूज्ड ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन फिर भी ये डिवीजन मायने रखता है क्योंकि उसके बाद कुछ वर्ब्स ऐसे आते हैं जो ट्रांजिटिवली यूज होते हैं। ट्रांजिटिवली यूज होने का मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो मीनिंग नहीं देगा। जैसे वी एडमायर, ही बॉट, ये दोनों वर्ब्स हैं। इसके बाद वी नीड समथिंग एज एन ऑब्जेक्ट। यहां पे एडमायर के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, शेक्सपियर या कोई अन्य राइटर का नाम आप लिख सकते हैं, किसी का बिहेवियर लिख सकते हैं, कोई एनवायरनमेंट, कोई सीन लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए। शर्ट हो सकता है, बुक हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं सेंटेंस कंप्लीट होगा। ही बॉट व्हाट आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसके बाद अगर क्वेश्चन हु व्हाट आए तो हम यहाँ पे समझ लेंगे कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ये नॉर्मल केस है। पहले हम आज ट्रांजिटिव को ही डील करेंगे, उसके बाद हम लोग इंट्रांजिटिव पे आएंगे। 1-2 क्लास होगा, बहुत लंबा वीडियोस हम नहीं बनाएंगे, पार्ट वाइज कर देंगे इसको। तो आप इत्मीनान से पढ़ते जाइए, स्ट्रक्चर समझते जाइए और उसका यूसेज समझते जाइए। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। जो वर्ब्स दोनों में यूज हो सकते हैं, ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली, उसके बाद जो अधिकांश वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिवली यूज होते हैं। इंट्रांजिटिव्स की संख्या सबसे कम है। और फोकस करिए कंसेप्ट पे, क्योंकि ग्रामर में सब कुछ रट नहीं सकते। यू कैन नॉट क्रैम rules for every sentence, so you have to just understand the principle of analogy कि एक स्ट्रक्चर समझ लिया, उसका कंसेप्ट दिमाग में है तो उसी पैटर्न पे हम यूज करते जाएंगे। ये तरीका होना चाहिए सीखने का। आप ट्रांजिटिव जब हम कर लिए, इसको समझ लिए हम लोग, तो इसके बाद इसका डिवीजन समझेंगे। ट्रांजिटिव में कई पार्ट हो सकते हैं। Some verbs can take only one object. These verbs are called monotransitives. Mono means one. Some other verbs can take two objects as well. Di means two. These verbs are ditransitives. Some verbs cannot give the complete meaning with single object, so they require a complement after the object. Such verbs are called complex transitives. Still, other verbs take object, but those objects are according to the number and person of the subject. These verbs are called reflexive transitives. And still there are other verbs that are called causatives. We have also kept causatives in this category because causatives take objects. That is why बहुत सारे किताबों में हो सकता है कॉजेटिव को एक अलग कैटेगरी में ही डील किया हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने इसी में शामिल कर लिया। तो हमारे पास टाइप्स में ट्रांजिटिव्स के टाइप्स में 5 टाइप मिल जाते हैं। अब एक एक करके इनका यूज हम लोग देखते जाएंगे जितना आज की क्लास में हो। मोस्ट ऑफ द
transitive verbs are monotransitives. Monotransitives, and these monotransitives take one object. We have already talked about it. So there should be no, commonly the transitive verbs we use are monotransitives. So we can use you should. We will take a few examples that will suffice. We should avoid bad company. So you should avoid require an object. So verb transitive and only one object is sufficient to give the meaning. Similarly, farmers produce food grains. So we have an object here. ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, बिना ऑब्जेक्ट के फार्मर प्रोड्यूस व्हाट. इस तरीके से क्रिएट, फॉर्म, मेक, ये सारे जो वर्ब्स हैं वो मोनोट्रांजिटिव में यूज होंगे. मेक थोड़ा एक्सेप्शन है, उसका कई तरीके से यूज होता है. मेक का यूज हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे. ये जो मोनोट्रांजिटिव है, बस इतना दिमाग में रखिए कि जो अधिकांश वर्ब्स हैं ट्रांजिटिव वो मोनोट्रांजिटिव में आ जाते हैं. इसके बाद जब डाई ट्रांजिटिव हम देखेंगे तो डाई ट्रांजिटिव में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, बिकॉज डाई ट्रांजिटिव्स have two structures and they can be used in both. So you have to be careful about the nuances of ditransitive. First, take a look at the list. Ask, tell, give, send, show, say, explain, and buy, bring, find, fetch. These verbs, I am only giving the list which transitive are most commonly used. सारा लिस्ट वर्ब्स का, किसी भी वर्ब का दे देना पॉसिबल नहीं है. वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. हम लोग एक आइडिया होना चाहिए दिमाग में कि किसका किस तरीके से यूज होगा. ये सबको हमने एक साथ रखा है, इसको हमने अलग रखा है. इसका कारण है कि इसके दो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर में टू प्रीपोजिशन लगता है और एक स्ट्रक्चर बिना प्रीपोजिशन के भी यूज हो सकता है. तो जो मोस्ट ऑफ द डाई ट्रांजिटिव्स हैं उसमें टू प्रीपोजिशन लग जाता है, लेकिन ये जो डाई ट्रांजिटिव्स हैं इस ग्रुप में टू प्रीपोजिशन न लग के फॉर प्रीपोजिशन लगता है. तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि ये जो वर्ब्स हैं उसमें टू प्रीपोजिशंस लगेंगे और इसमें फॉर प्रीपोजिशन लगेगा. से और एक्सप्लेन को हमने अलग रखा है इसलिए कि ये प्रीपोजिशन के साथ ही यूज हो सकता है, ये बिना प्रीपोजिशन वाले स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता है. तो ये लिस्ट दिमाग में होना चाहिए. अब हम लोग स्ट्रक्चर पर देखेंगे क्या क्या दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें डाई ट्रांजिटिव्स को हम यूज कर सकते हैं. ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा. दो ऑब्जेक्ट एक साथ. दोनों ऑब्जेक्ट में ये दिमाग में होना चाहिए कि कौन कहाँ आएगा. तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा ये जनरली पर्सन होगा और ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट आएगा ये जनरली थिंग
या आइडिया या फेनोमेनन होगा। तो यहाँ पे जो पर्सन होगा ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट माना जाएगा और दिस इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले आएगा वो पर्सन होगा और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होगा, बाद में आएगा तो वो थिंग होगा और प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल, काऊ गिव्स अस मिल्क, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो अस पर्सन है जो कि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है और मिल्क थिंग है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। काउ गिव्स व्हाट मिल्क टू अस। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बॉटम लाइन ये है कि जो स्ट्रक्चर बिना प्रीपोजिशन वाला होगा उसमें पहले सेकेंडरी ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में प्राइमरी ऑब्जेक्ट आएगा। अब जो सेकेंड स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से यूज होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये जो थिंग है ये यहाँ पे आ जाएगा और पर्सन लास्ट में चला जाएगा। ऑब्वियसली प्राइमरी ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बाद में आएगा और यहाँ पे प्रीपोजिशन टू या फॉर हम यूज करेंगे। तो किसके साथ टू यूज होगा और किसके साथ फॉर यूज होगा ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले है, ये उस रूल को सेटिस्फाई करता है। एक लाइन का एक रूल है कि इन एनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड you cannot use preposition between the verb and its direct object. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आएगा तो वर्ब और उसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो इसके साथ प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो ये पहले आ गया वर्ब के करीब और यहाँ पे प्रीपोजिशन आया, तब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है वो आ गया। तो ये उस रूल को भी सेटिस्फाई करता है कि किसी भी लैंग्वेज में ट्रांजिटिव वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। आप मिल्क को इधर करेंगे, अस को इधर करेंगे, बीच में टू लगा देंगे। बाई रहता तो फॉर हो जाता। इस तरीके से हम यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस थिंग प्राइमरी ऑब्जेक्ट मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्राइमरी ऑब्जेक्ट मींस थिंग प्रीपोजिशन एंड देन इनडायरेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं एग्जांपल्स पे कि इसमें न्यूएंसेस क्या है। एक टू और फॉर के यूज के बारे में तो हम जान गए। He sent many messages to me and he sent me many messages। ये दो सेंटेंसेस, दोनों स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो क्या अंतर आएगा? दोनों में कोई टेक्निकली गलत नहीं है, थोड़ा सा इंप्लीकेशन में अंतर है कि ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात किया कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो गया कि मुझे मैसेज आए। यहाँ पे थोड़ा टू मी जो लास्ट में रखते हैं हम, स्लाइट एम्फेसिस होता है कि किसी और को नहीं मुझे, वहां पे कोई पर्टिकुलर पर्पस होगा मैसेज भेजने का, इसलिए हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बाकी लोग भी हैं, सबके पास मैसेजेस नहीं आए, हमारे पास आए। तो ये थोड़ा एम्फेसिस, स्लाइट एम्फेसिस होता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए,
she showed me the paper and the paper to me। तो यहां पे फिर मी थोड़ा इंफोसाइज हुआ कि नॉट टू एनीवन एल्स बट ओनली टू मी। कुछ कॉन्फिडेंशियल रहा होगा, सिर्फ मुझे शेयर करना था इसलिए मुझे दिखाया। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं तो थोड़ा इम्फेसिस पड़ सकता है, नॉट ऑलवेज, नॉट इन ऑल केसेस, लेकिन थोड़ा एम्फेसिस पढ़ने के चांसेस होते हैं। वो स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा मैटर करता है, लेकिन कभी कभी कॉन्टेक्चुअली वो क्लियर हो जाना चाहिए कि आप राइटिंग में भी उसको कहीं एम्फेसाइज तो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक बात ये आती है कि कुछ केसेस में या तो सिर्फ प्रीपोजिशन वाले ही स्ट्रक्चर यूज होंगे, जैसे से और एक्सप्लेन के साथ। से और एक्सप्लेन में ही एक्सप्लेन्ड everything to me। उसने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। He explained me everything थोड़ा अटपटा साउंड करता है, नहीं यूज होना चाहिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ ही यूज हो गया। उसी तरीके से he said everything to the police। He said this to me। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और रूल है कि किसी भी डाइट्रांजिटिव में अगर दोनों ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही हों तो ऑब्वियसली बीच में प्रीपोजिशन लगा के ही हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे he asked me this या he bought me this। ऐसे होगा, दोनों प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहां पे इसको पहले, दिस को पहले, बॉट के साथ लिस्ट में आपने देखा कि फॉर प्रीपोजिशन आना चाहिए तो फॉर मी होगा। सिमिलरली यहां पे दिस पहले आ जाएगा, टू होना चाहिए आस्क के साथ, उसके बाद मी हो जाएगा। ही आस्क्ड दिस टू मी और ही बॉट दिस फॉर मी। इस तरीके से जब मैंने चर्चा किया वहां पे लिस्ट में साथ में मैंने ऐड भी किया था कि बाई, ब्रिंग, फाइंड, फेच, ही ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो फॉर वहां पे प्रीपोजिशन होगा, टू नहीं होगा। उस नियम को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर विदाउट द प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते। वो थोड़ा क्लमजी साउंड करता है, स्पोकन में लोग यूज करता है फ्रीक्वेंटली, लेकिन एग्जामिनेशन इंग्लिश में यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ पे प्रीपोजिशन वाला ही यूज करना चाहिए। ये पूरा मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में रहेगा। तो आज हम लोग डाइट्रांजिटिव्स तक क्लियर कर लिए और डाइट्रांजिटिव्स में मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ सेंटेंसेज आप खुद भी प्रैक्टिस करिए बना करके और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। कल अभी हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बचा हुआ है और पॉजिटिव बचा हुआ है। पॉजिटिव के लिए हो सकता है कि एक दिन एक्स्ट्रा लें हम लोग और उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, लेकिन पॉजिटिव में मेन स्ट्रक्चर का ही प्रॉब्लम होता है, उसमें भी 2 स्ट्रक्चर होता है और उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए,
इत्मीनान से पढ़िए और उसको समझिए, उसको प्रैक्टिस में भी लाइए।